हेलो। ओके, रिकॉर्डिंग इज ऑन। ठीक है, ये देख लिया था। ओके, लेट अस स्टार्ट। ठीक है, चलो भैया, अब इस चीज़ के ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। कट, आई विल स्पीक अगेन। ओके, चलो भैया, कंसेप्ट तो हमने समझ लिया। नाउ लेट मी शो यू अ नाइस सिंपल एग्जांपल ऑन दिस पर्टिकुलर आइडिया। देखो, अभी जो हमने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में आई हैव अ कंटेनर, और इस कंटेनर को मैं इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्लाइड करवा रहा हूँ। पिछली बार तो क्या था कि कंटेनर को हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर स्लाइड करवा दिया, तब की बार मान लो सपोज मेरे पास एक कंटेनर है और कंटेनर को मैं इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखता हूँ, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है, और छोड़ देता हूँ। तो ये कंटेनर आपका इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करेगा, और डेटा मैं दे देता हूँ फटाफट। इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन है थीटा। तो आप ये देखो कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये जो कंटेनर है ये ऑब्वियसली जी साइन थीटा के एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। शुरू शुरू में जब आप रिलीज करोगे तो हो सकता है कि शुरू शुरू में थोड़ा बहुत लिक्विड इधर उधर जंप अराउंड करे। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स में यू नो वेरी वेल कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं दैट द कंटेनर हैज़ बीन स्लाइडिंग फॉर सम टाइम नाउ, और एक स्टडी स्टेट टाइप की अचीव हो गई। ये स्टडी स्टेट का मतलब है कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस अपने एक फाइनल पोजीशन के ऊपर जाके सेटल हो गई है। ये सब तो हम इसमें एज्यूम कर ही लेते हैं, और शुरू शुरू के जो ऑसिलेशंस वगैरह हैं वो सब हम नेगलेक्ट कर देते हैं। और अब क्वेश्चन मेरा ये है कि जब ये सरफेस अपने एक फाइनल शेप पे सेटल डाउन हो चुकी है, उस समय ये वाला जो एंगल होगा, लेट्स कॉल दिस एंगल एनीथिंग, अल्फा बोल देते हैं मे बी उसको। तो ये एंगल अल्फा कितना होगा? सी, यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ पे भी अगर कंटेनर नीचे जी साइन थीटा से एक्सेलरेट कर रहा है तो पानी के ऊपर एक सूडो फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे भी कुछ टेंडेंसी तो होगी कि पानी के सरफेस की कि कुछ इस तरीके से हो जाए। तो ये अपने को निकालना है कि ये एंगल अल्फा कितना होगा। एंगल अल्फा कौन सा एंगल है? यू कैन सी कि इंक्लाइन प्लेन के एक पैरेलल लाइन बना दिया, और पानी की सरफेस का जो फाइनल शेप होगा, इनके बीच का एंगल कितना होगा, ये एंगल अपने को निकालना है। और हम बिल्कुल सेम अपने जी इफेक्टिव के आइडिया से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर खाली ये निकालना है कि जो पानी की सरफेस है उसका शेप वेप कैसा है, तो बेस्ट आइडिया रहता है कि अपना जी इफेक्टिव वाला आइडिया लगा दो। तो देखते हैं। सी, यहाँ पे कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं सरफेस पे, इसके ऊपर सारे के सारे फोर्सेस देखते हैं। जो मॉलिक्यूल है, कुछ तो भी मास ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ डेल्टा एम मास ले लेते हैं। लेट अस सी, यू कैन सी कि इस पार्टिकल के ऊपर अगर आप देखते हो तो एक तो वैसे एम जी फोर्स लगेगा, ठीक है। रियल फोर्स अगर आप देखोगे तो एम जी लगेगा। एंड यू नो वेरी वेल कि चीज़ अगर स्लाइड कर रही है तो उसके ऊपर एक फोर्स, सूडो फोर्स भी लगेगा, और सूडो फोर्स लगेगा इस तरीके से। यू कैन सी कि जो सूडो फोर्स लगेगा ये इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लगेगा, उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, और ये लगेगा डेल्टा एम इंटू जी साइन थीटा, ये लगेगा सूडो फोर्स। तो अगर पानी का एक मॉलिक्यूल टाइप का लेते हो डेल्टा एम मास का, तो उसके ऊपर एक रियल फोर्स और एक सूडो फोर्स, ये दोनों फोर्सेस तो लग जाएंगे। और अब ये भी देख लो कि जो फील्ड वाले फोर्सेस होते हैं, मतलब जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए, बिना कॉन्टैक्ट के जो फोर्सेस होते हैं, वो यही दोनों होते हैं आपके, ग्रेविटेशनल और सूडो। और हमें पता है कि इनके वेक्टर सम को हम जी इफेक्टिव बोलते हैं, और जिस डायरेक्शन में जी इफेक्टिव होता है वो एक तरह से इफेक्टिव नॉर्मल होता है, इफेक्टिव वर्टिकल होता है, और उसके परपेंडिकुलर पानी की सरफेस ऑटोमेटिकली ओरिएंट हो जाती है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे बेस्ट ये रहेगा कि इस एम को भी आप एक बार रिजॉल्व कर लो। से यू नो वेरी वेल कि एम का ये कॉम्पोनेंट हो जाता है एम जी कॉस थीटा, और ये कॉम्पोनेंट हो जाता है इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल वाला एम जी साइन थीटा। ये सारे एम जो लिखे हैं मैंने, ये सब डेल्टा एम है ऑब्वियसली। तो अगर आप एम को रिजॉल्व कर लेते हो तो यू कैन ईजिली सी कि पिक्चर इमीजिएटली क्लियर हो जाती है, काफ़ी क्लियर हो जाती है। यू विल सी कि असली एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल,
और ये जो सूडो फोर्स है mg साइन थीटा ये ऊपर लग रहा है, ये भी इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है। तो देयरफॉर ये दोनों फोर्सेस ऑटोमेटिकली आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यू कैन इजीली सी कि ये mg और सूडो फोर्स का जो वेक्टर सम है, इसको और इसको कैंसिल कर दो, तो जो वेक्टर सम है वो सिंपली आपका कुछ भी नहीं है, ये डेल्टा mg कॉस थीटा जो है ये सिंपली इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स जो g इफेक्टिव होगा, वेरी सरप्राइजिंगली जो g इफेक्टिव होगा वो सिंपली इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा। और अगर g इफेक्टिव इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा तो पानी की सरफेस सिंपली g इफेक्टिव के परपेंडिकुलर यानी कि इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल ऑटोमेटिकली ओरिएंट हो जाएगी। लिसन वेरी केयरफुली कि जो पानी की सरफेस है फाइनली वो सिंपली इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल अपने आप ओरिएंट हो जाएगी। तो देयरफॉर अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफर खटा देता हूँ तो यू विल बी एबल टू सी इट मोर क्लियरली कि अब आप देखो फाइनली कि अगर इस एंगल को मैंने अल्फा बोला था तो यू कैन इजीली सी दैट दिस अल्फा विल बी सिंपली इक्वल टू 0। पानी की जो सरफेस होगी वो ऐसे इंक्लाइंड प्लेन की से और टेढ़ी बिल्कुल नहीं होगी। पानी की जो सरफेस होगी वो फाइनली सिंपली ये जो लाइट ग्रीन लाइन मैंने दिखाई है ये पानी की सरफेस का शेप रहेगा एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट एज लॉन्ग एज द कंटेनर इज अलाउड टू स्लाइड डाउन फ्रीली। हाँ, अगर ऐसा है कि मान लो हम इसे फ्रीली स्लाइड होने की बजाय और नीचे पुल कर लेते हैं, फ्रीली स्लाइड होने की बजाय अगर और फोर्स लगाते हैं g साइन थीटा से ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे आता है, देन यू कैन सी कि ये वाली सरफेस के ऊपर पानी के ऊपर और ज़्यादा सूडो फोर्स लगेगा। फिर जो सरफेस होगी वो थोड़ी इस साइड चली जाएगी यानी कि अल्फा की कुछ वैल्यू पॉजिटिव आनी शुरू होगी। और वही अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन g साइन थीटा नहीं है, कुछ फ्रिक्शन विक्शन हो जाता है और इसका एक्सेलरेशन g साइन थीटा से कम है, तो पानी की सरफेस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल से थोड़ा सा उधर जाने की बजाय थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। दैट मीन्स पानी की सरफेस कुछ अगर आप देखोगे तो पानी की सरफेस कुछ इस तरीके से ओरिएंट हो जाएगी। यूं नोट केयरफुली कि अगर मान लो सपोज आप कंटेनर को रोक देते हो, कंटेनर को अगर आप रोक देते हो तो पानी की सरफेस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ऐसे, ठीक है, बाहर भी गिर जाएगा पानी हमारी फिगर में तो। लेकिन ध्यान रखना कि अगर रुका हुआ कंटेनर है तो पानी की सरफेस ऐसी है, थोड़ा सा एक्सेलरेशन होता है तो पानी की सरफेस ऐसी होती है, g साइन थीटा एक्सेलरेशन होता है तो पानी की सरफेस ऐसी होती है, और ज़्यादा एक्सेलरेशन किसी तरीके से कर देते हो तो पानी की सरफेस और टेढ़ी होती जाएगी। इस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हो कि पानी की सरफेस कैसी होगी फॉर अ कंटेनर स्लाइडिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। बट ध्यान रखना कि ये कुछ ऐसा नहीं कि रिजल्ट याद कर लेना कि अच्छा इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर ब्लॉक कंटेनर स्लाइड कर रहा है तो ऐसा होगा, ये तो खाली एक एग्जाम्पल था। मेनली जो कंसेप्ट आपको पकड़ना है वो ये है कि अगर किसी भी कंटेनर को एक्सेलरेट करते हो तो उसके अंदर उस कंटेनर के ऊपर ही आप बैठ जाओ, उसको स्टेशनरी करो, उसके ऊपर सूडो फोर्स लगा के आप कीमत चुकाओ स्टेशनरी करने की, और उसके बाद सूडो फोर्स और एक्चुअल ग्रेविटी का जो वेक्टर सम होता है उसके परपेंडिकुलर पानी की सरफेस हमेशा ओरिएंट हो जाती है। ये बड़ा सिंपल सा सीधा सा कंसेप्ट है विच विल वर्क इन ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप। जैसे अभी मैं नेक्स्ट आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। देखो नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा सूडो फोर्स का यूज करेंगे हम यहाँ पे भी, लेकिन याद करो कि सूडो फोर्स का एक बड़ा अच्छा केस होता था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसा कोई सूडो फोर्स नहीं होता है बिकॉज सर्कुलर मोशन आ जाता है एंड थिंग्स स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टिंग हियर। तो अगर मान लो यहाँ पे भी मेरे पास एक सिचुएशन है कि घर में मान लो सपोज मैंगो शेक बनाने का प्लान है अपना, और यू नो वेरी वेल कि मैंगो शेक बनाने के लिए आपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले, मिक्सी में डाला सब कुछ, योर प्लान इज टू सरप्राइज ममा एंड बाय मेकिंग अ गुड मैंगो शेक फॉर हर। और मान लो सपोज आप ढक्कन लगाए बिना मैंगो शेक मान लो मिक्सर चला देते हो तो यू कैन ईजिली सी कि कुछ अलग ही तरह का सरप्राइज निकल के आएगा फिर बाद में। तो यू नो वेरी वेल कि कभी भी अगर किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड को भर के घुमाते हो तो जो लिक्विड है वो कंटेनर के साइड्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो ऐसे राइज होना शुरू होता है, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से घुमाओगे तो ये राइज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये बाहर आना शुरू होगा। लेकिन ये तो फिजिक्स की क्लास चल रही है तो यहाँ पे हम बड़े कॉशियस हैं, हम बिल्कुल इसको इतना तेज़ नहीं घुमाएंगे कि कंटेनर के बाहर आना शुरू हो जाए। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर था। अभी ध्यान से देखो, सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर जो लिक्विड था वो इनिशियली मान लो स्टेशनरी था, ये रेड वाले लेवल पे था, इनिशियली नथिंग वाज हैपनिंग, स्टेशनरी लिक्विड आपका प्लेन सरफेस बन रही थी उसकी रेड वाली। फिर उसके बाद मैं आता हूँ और फिजिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन चालू करता हूँ और मिक्सी का बटन दबा के चालू कर देता हूँ। तो यू कैन इनिशियली कि शुरू में मिक्सी में भी जब चालू करते हो तो लिक्विड जो है वो कुछ जंप अराउंड करते हैं, कुछ ऑसिलेशंस होते हैं, बट
विल जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स फॉर दीज ऑसिलेशंस टू डाई डाउन, और जब पानी का सरफेस फाइनली अपना एक स्टेबल शेप लेगा तो यू कैन ईजिली सी कि वो शेप आपका कुछ कुछ रफली अगर आप देखो तो ऐसा आ जाएगा। अब मैंने पैराबोला नहीं कहा है, अगर आपने मन में सोच लिया तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा है कि ये पैराबोला है, मैंने खाली ये कहा है कि रफली डे टू डे लाइफ में अगर आप देखोगे तो रफली इस तरह का शेप आ जाता है। और ये तो एटलीस्ट आप भी मानोगे कि ये लाइन प्लेन नहीं होती है, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ऐसे वी शेप बन जाता है, नहीं, कर्व तो होता है, ये आई थिंक एवरीबडी विल एग्री विद दिस। और हम अब यहाँ पे आगे निकालने वाले हैं कि अगर इस कंटेनर को आप एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहे हो और पानी की डेंसिटी, जी, रेडियस, वेडियस जो जो चाहिए वो पैरामीटर सब अपने को गिवन है, तो वी विल लाइक टू कैलकुलेट कि ये जो कर्व बन गया है इस कर्व की इक्वेशन क्या होगी। सी स्ट्रेट लाइन अगर होती है तब तो हम ज़्यादा इक्वेशन के चक्कर में नहीं पड़ते, हम सिंपली ये बोल देते हैं कि अच्छा भाई स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का एंगल बता दो, काम हो जाता है। बट कर्व अगर आ गया है तो कर्व के केस में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तब मिलती है जब हम इस कर्व की प्रॉपर इक्वेशन निकालते हैं। तो हमारा टारगेट यही है दैट वी विल लाइक टू कैलकुलेट कि इस कर्व की इक्वेशन क्या होगी, ये हम निकाल के देखेंगे अभी। कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए वही सेम आइडियाज लगाते हैं सबसे पहले, लेकिन उसके भी पहले इनफैक्ट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं। देखो एक एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये मान लो सपोज आपकी एक्स एक्सिस हो गई, मतलब जब पानी अपने शेप ले लेगा तो पानी का जो शेप बनेगा उसका जो बॉटम पॉइंट होगा उसको मैं ओरिजिन मान रहा हूँ, और ये एक्स एक्सिस बना देता हूँ, और ये मान लो सपोज मैं वाई एक्सिस बना देता हूँ। ध्यान से देखो कि ओरिजिनल लेवल ये था, ओरिजिनल लेवल कुछ भी रहा हो हमें उससे मतलब नहीं है, ओरिजिनल लेवल सेंटर से नीचे आ जाएगा और यहाँ का जो पानी होगा ये अल्टीमेटली ये साइड्स के अंदर चला जाएगा। तो देयरफॉर यू कैन सी कि ओरिजिनल लेवल कुछ था, वी आर लीस्ट बॉदर्ड विद दैट, और पानी जब घूमने लगेगा तो उसका जो बॉटम होगा उसको हम ओरिजिन मानते हैं। दिस इज हाउ वी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे कि इस कर्व की इक्वेशन क्या होगी। अब देखो कर्व की इक्वेशन निकालने का मतलब है कि एक जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा एक्स और वाई, और उस पॉइंट में एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होगी ये सब अपने को निकालना है। तो देखो मान लो सपोज एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं, अब ये पॉइंट तो मैंने क्या किया है ओरिजिनल लेवल के ऊपर ही ले लिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स जस्ट फॉर द ईज ऑफ मेकिंग फिगर और कुछ नहीं है। तो मान लो सपोज कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, इसका यहाँ से हाइट है y मान लो सपोज, और ये डिस्टेंस है मान लो x। x और y में जो रिलेशन होगा वो होती है कर्व की इक्वेशन, और ये कर्व की इक्वेशन निकालने का एक बहुत सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि आप 3 पॉइंट्स मार्क कर लो a, b और c, और याद करो जैसे हमने देखा था कि c तक पहुंचने के हैं 2 रास्ते, a से आ सकते हो या b से आ सकते हो, और रास्ता कोई भी चुनो अगर मंजिल सेम है तो फाइनल प्रोडक्ट भी आपका सेम होगा, दोनों तरफ से आओगे तो प्रेशर सेम ही रहेगा। हम कुछ कुछ वो आइडिया जो हमने एक प्रॉब्लम में देखा था उसको सबसे पहले लगाने वाले हैं, ये हमारा प्लान है। तो आप देखो सबसे पहली चीज कि पॉइंट बी आप देखो या पॉइंट ए देखो, दोनों के दोनों बिल्कुल एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, ये भी एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, ये भी एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट तो ए और बी पॉइंट्स के ऊपर तो प्रेशर सिंपली पी नॉट होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर मान लो सपोज आप बी टू सी जाते हो, अब देखो अगर आप बी टू सी जाते हो तो आप जा रहे हो वर्टिकली, पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है हॉरिजॉन्टल। अब अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सारा का सारा हॉरिजॉन्टल है और आप जा रहे हो वर्टिकल, तो वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो दबाव बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ाता है। तो देयरफॉर अगर आप बी टू सी जाओगे तो सिर्फ आपको ग्रेविटी का इफेक्ट देखना होगा, सर्कुलर मोशन के इफेक्ट को देखने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन इजीली सी कि अगर बी टू सी जाओगे तो जो चेंज इन प्रेशर होगा ये हो जाएगा आपका सिंपली रो जी मल्टीप्लाइड बाय वाई, सिंपल। और चेंज इन प्रेशर का मतलब है क्या है कि पानी की वजह से कितना बढ़ गया प्रेशर, अब पानी की वजह से रो जी वाई बढ़ गया। ओरिजिनल अगर आप देखो तो ओरिजिनल पी नॉट ऑलरेडी था, तो देयरफॉर जो सी के ऊपर प्रेशर आएगा वो हो जाएगा ओरिजिनल प्रेशर, और उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा कितना फायदा मिला है ये दोनों को आप ऐड कर दो, ये आप बोल दो कॉल दिस इक्वेशन एज 1। ये आपके पास प्रेशर आ जाएगा एट पॉइंट सी बिकॉज ऑफ अगर आप मान लो सपोज बी वाले पाथ से ट्रैवल करते हो तो, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब सिमिलरली आप ए से भी ट्रैवल करके देख लो, मान लो अगर आप ए टू सी जाते हो, अब याद करो
थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर एक पाइप है, पाइप के अंदर पानी भरा था, उस पाइप को हम रोटेट कर रहे थे। याद करके देखो, हमने एक रोटेटिंग लिक्विड वाली सिचुएशन देखी थी। हमने देखा था कि रोटेटिंग लिक्विड वाले सिचुएशन में जो सेंटर ऑफ रोटेशन और एक जनरल पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है, हमने उसका एक रिजल्ट निकाला था। मैंने उस टाइम कभी कहा था कि ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। तो यस, वेरी करेक्ट, जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। हाफ रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये प्रेशर डिफरेंस होता था सेंटर और एक जनरल पॉइंट के बीच में। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे आर की बजाय एक्स हो जाता है, तो ठीक है, मैं इसको मिटा के बना देता हूँ एक्स। तो ये हमारा इस प्रॉब्लम के हिसाब से डेल्टा पी हो गया इफ़ यू गो फ्रॉम ए टू सी। बट यू शुड सी कि जो पॉइंट ए है वो भी वही एटमॉस्फेयर के साथ ही कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि पॉइंट ए के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर था पी नॉट। जब आप सी पे गए तो कितना और बढ़ गया, इतना और बढ़ गया। तो देयरफॉर यू कैन इजीली सी कि 10 चॉकलेट मेरे पास पहले थी, 20 और दे दी तो 10 प्लस 20 मिला के 30 चॉकलेट हो जाएंगी। तो देयरफॉर इस रास्ते से अगर आप जाओगे तो सी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो जाएगा पी नॉट प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है और सिंपल सा तरीका है इसको डिराइव करने का, कुछ भी खास नहीं करना है। एंड यू कैन इजीली सी कि अब फाइनल हम आर्ग्यूमेंट वही देंगे कि ऐसे पहुंचो या ऐसे पहुंचो, अल्टीमेटली पॉइंट सी के ऊपर प्रेशर तो हर तरफ से तरीके से सेम ही आना चाहिए। तो ये 1 और 2 को मैं इक्वेट कर देता हूँ, और इक्वेट करके आप ऐसे ही देख लो, इक्वेट करोगे तो ये पी नॉट तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको तो कैंसिल करके इक्वेशन लिखते हैं। तो यू विल हैव रो जी वाई इज इक्वल टू हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यू कैन सी ब्यूटिफुली सिंपल डेरिवेशन, मस्त डेरिवेशन है। यू कैन सी कि फटाफट आप देख लो, अब एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ऑलमोस्ट आ चुकी है। रोने से कोई फायदा नहीं है तो रो को काट देते हैं, और आप देख लो वाई की वैल्यू आ जाती है हाफ ओमेगा स्क्वायर बाय जी इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है। इसको बॉक्स कर देता हूँ, और ये रिजल्ट बेस्ट तो देखो ये कि आप इस रिजल्ट को अलग से याद कर लो। ऑल्दो अब फिजिक्स की क्लास चल रही है, इसमें इतनी इतनी सारी चीज़ें याद करने को बोलना मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप मान लो सपोज बहुत ज़्यादा याद नहीं करना चाहते, तो एटलीस्ट ये ध्यान रखना कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी तरह के रोटेटिंग लिक्विड में। तो इसको तो पक्का याद करना है। और अगर मान लो सपोज इसको अलग से आप याद कर लेते हो, वेल एंड गुड, वेरी नाइस। लेकिन अगर नहीं भी याद करते हो तो फिर भी चल जाएगा। ये रिजल्ट मेन है, ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो यू कैन इजीली सी कि ये तो मुझे समझाने में फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एक वंस यू गेट वेल वर्स्ड हियर, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फटाफट इनको इक्वेट करके आप विद इन सेकेंड्स आप ये वाला रिजल्ट भी निकाल सकते हो। और फाइनली आप देख लो, दोज ऑफ यू हु वर सेइंग शुरू से ही जो बोल रहे थे कि सर ये तो पैराबोला है, अब आप देख लो ये आपके खुश होने की बारी है, बिकॉज यू कैन इजीली सी। ये तो हम पहले ही भी देख चुके हैं व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूसिंग दीज कर्व्स इन बेसिक मैथमेटिक्स की हर ऐसा स्माइली जैसा कर्व पैराबोला नहीं होता है। y इक्वल टू एक्स रेज टू एन के फॉर्म में बहुत सारे और कर्व हो सकते हैं इसमें, लेकिन हाँ लकीली यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ये y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर के फॉर्म में 100% ये कर्व पैराबोला है। तो ये ध्यान रखना कि जब किसी सिलेंडर में पानी को, किसी भी लिक्विड को भर के, आइडियल लिक्विड को भर के अगर आप रोटेट करते हो तो पानी की जो सरफेस होती है, वैसे अगर आप देखोगे तो सरफेस तो 3 डायमेंशनल होती है, लेकिन वो 3 डायमेंशनल सरफेस कैसे बनती है, उसका एक सेक्शन अगर आप लोगे तो एक सेक्शन पैराबोला आता है, और इसी पैराबोला को रोटेट करके आपकी 3 डायमेंशनल सरफेस बनती है। और अगर टेक्निकल टर्म्स में जाना है तो यू नो वेरी वेल कि 3 डायमेंशनल सरफेस जो पैराबोला को रोटेट करके बनती है उसको हमने क्या बोला था, बिल्कुल सही, उसको हमने पैराबोलॉइड बोला था। एलिप्स को रोटेट करके एलिप्सॉइड हो जाता है, सर्कल को रोटेट करके स्फीयर होता है, सर्कुलॉइड नहीं होता है, स्फीयर होता है। तो यू कैन इजीली सी कि ये जो सरफेस बन रही है, अगर कोई आपसे पूछे कि सरफेस क्या है तो अब आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि भाई जो सरफेस है ये पैराबोलॉइड है। बाकी शेप अगर आप देखोगे उसका इस तरीके से, तो ये सिंपली जो उसके जनरेटिंग कर्व का जो शेप होगा वो सिंपली पैराबोला हो जाएगा, ये बात है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर रोटेटिंग लिक्विड भी है तो उसमें भी जो पानी की सरफेस बनेगी उसका शेप क्या होगा वो हमने निकाल लिया है। और इसको अभी तक तो हमने इसको एक तरीके से देखा है, और सिंस ये डेरिवेशन है, हम अभी कंसेप्ट बना रहे हैं, उसको एक और तरीके से आप देख लो। मैं सेम डेरिवेशन आपको एक और तरीके से करके दिखाता हूँ। देखो अभी यहाँ तक तो अपना क्लियर है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सेम डेरिवेशन मैं आपको एक और तरीके से करके दिखाऊंगा। देखो यू नो वेरी वेल कि अगर मैं आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के या किसी आइडिया को, डेरिवेशन को करने के 2 या 3 तरीके बता रहा हूँ,
तो वो 2-3 तरीके सारे के सारे आपको समझने हैं। ऐसा नहीं है कि अब ऑप्शनल है कि अच्छा ठीक है पहला तरीका समझ लिया तो दूसरा छोड़ देंगे और वाइस वर्सा, नहीं। बिकॉज आगे चल के आप देखना कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो मेथड 1 से ज़्यादा आसान पड़ेंगी, कई ऐसी भी प्रॉब्लम्स बनेंगी जो मेथड 2 से ज़्यादा आसान पड़ेंगी। तो ये सारे के सारे मेथड्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब आप देखो दूसरा मेथड, आप देखो दूसरा मेथड भी कोई नया नहीं है, 2 मेथड इनफैक्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले ही, उसी को मैं यहाँ पे इस वाले केस में लगा के आपको दिखा रहा हूँ। सी सेंटर से वही x, y के ऊपर अब आप एक पॉइंट ले लो। अब की बार ए बी सी पॉइंट नहीं मार्क कर रहा हूँ, अब की बार यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इस मॉलिक्यूल का वही मास डेल्टा एम बोल देते हैं। यूँ डेल्टा एम मास का मान लो सपोज एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ इस तरीके से। अब देखो इस पार्टिकल के ऊपर सूडो फोर्स लगेगा, एक तो सर्कुलर मोशन की वजह से अगर आप देखो तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर आर। दूसरा अगर आप देखो तो इसके ऊपर एक रियल फोर्स लगेगा mg, सो डेल्टा m इंटू जी, ये फोर्स लगेगा। यू नो वेरी वेल कि सूडो फोर्स और mg का जो वेक्टर सम होता है उसी को हम एक तरह से इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं। अब इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ आपको। तो जो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इन दोनों का वेक्टर सम करके आता है। नाउ लेट मी शो दिस बाय ग्रीन कलर एंड यू कैन इजीली सी कि इसमें अगर आप डेल्टा एम कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर होल थिंग रूट। ये जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है ये हो जाता है इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमें ये पता है कि जो पानी की सरफेस होती है वो इस इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर ओरिएंट होती है। तो पानी की सरफेस का टेंजेंट अगर आप बनाओगे, सी किसी भी कर्व का डायरेक्शन अगर आपको चाहिए तो उसका टेंजेंट बनाना होता है। तो ये जो मैंने पॉइंट लिया था डेल्टा एम वाला जो मॉलिक्यूल लिया था, इस जगह पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो ये जो ग्रीन वाली टेंजेंट मैंने आपको दिखाई है, ये ग्रीन वाली टेंजेंट ये वाली नॉर्मल जो है, ये जो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके परपेंडिकुलर ओरिएंट हो जाएगी, ये बात है। तो ये सिंपल सी चीज़ है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। और इसके बाद आप देख लो कि अगर मान लो ये एंगल को अगर मान लो सपोज एक सेकंड के लिए टेंजेंट के एंगल को थीटा बोल देते हैं, तो यू नो वेरी वेल कि टैन थीटा तो स्लोप होता है जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं। एक तो मैथमेटिक्स के हिसाब से टैन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्लोप। और दूसरा आप ये देखो कि ये थीटा को थोड़ा हम निकाल भी सकते हैं, बिकॉज यू कैन सी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल अगर आप देखोगे तो ये एंगल वापस थीटा हो जाएगा। तो अगर मान लो सपोज लेट अस से कि इस एंगल को भी थीटा बोल दिया जाए तो यू कैन फर्दर से कि tan of this angle tan theta will be equal to opposite upon adjacent। यू कैन इजीली सी कि ये वाला जो अभी ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है ये इतना है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो आपका mg वाला कंपोनेंट है। तो इनफैक्ट हमें नेट फोर्स जो मैंने वेक्टर सम करके लिख दिया था यहाँ पे, जिसको अभी मैं मिटा रहा हूँ, इसको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो बाकी अगर आप देखो टैन थीटा की रिक्वायरमेंट जरूर है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एम इंटू जी। काट दो दोनों को डेल्टा एम्स को। और अब ये जो दो इक्वेशन ग्रीन वाली अपने को दिख रही है यहाँ पे, ये वाली और ये वाली, इन दोनों में आप देख लो टैन थीटा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो बस ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आप रख दो टैन थीटा की जगह, तो यू विल हैव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी इंटू एक्स। ये बात है। तो ये देख लो कि थोड़ा घुमा फिरा के काम हो रहा है, छोटा सा इंटीग्रल भी करना पड़ेगा, बट दैट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल। लेकिन इस तरीके से भी आप देखो कि ये जो तरीका हमारा था इससे हमें मिल गया कि कर्व का स्लोप कितना है। और किसी भी कर्व का अगर आपको एक जनरल स्लोप पता है, इस तरीके से, इस तरह की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं, अगर ये पता है तो इसको आराम से रीअरेंज करके आप इंटीग्रेट कर सकते हो। यू कैन से दैट डी वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी इंटू एक्स डी एक्स। कर दो इसको इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा ऐसे। एंड यू कैन इजीली सी कि वैसे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है, लेकिन यहाँ पे आप देख लो कि जो कर्व है वो क्लियरली ओरिजिन से ही पास कर रहा है, तो आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो आएगा वो जीरो ही हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एंड यू कैन फर्दर सी कि जो रिजल्ट हमने वहाँ निकाला था, हाफ ओमेगा स्क्वायर बाई जी इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आपके पास है दूसरे तरीके से भी आ गया है। तो यू कैन इजीली सी कि जो हमने बेसिक्स बनाए थे वो बेसिक्स बड़े पावरफुल है,
ये जो मैंने दो तरीके बताए थे, ये तरीके मैंने इंट्रोड्यूस तो तभी कर दिए थे जब हम एक एक्सेलरेटेड कंटेनर के अंदर वो जो पानी की सरफेस टेढ़ी हो गई थी उसको निकाल रहे थे। हमने ये दोनों मेथड इंट्रोड्यूस वहीं कर दिए थे, लेकिन ये मेथड्स बहुत दूर तक जाते हैं आगे चल के। यहाँ तो अब जेई लेवल पे अगर आप देखोगे तो हम सिंपल दो ही केसेस देख रहे हैं, एक ट्रांसलेटिंग कंटेनर और दूसरा रोटेटिंग कंटेनर। लेकिन आगे चल के कोई भी कैसे भी शेप्स आएंगे एज लॉन्ग एज हाइड्रोस्टैटिक्स इज देयर। हाइड्रोस्टैटिक्स का केस अगर आप बना सकते हो सूडो फोर्स वगैरह लगा के, तो इन दोनों में से किसी ना किसी एक तरीके से आप 100% पानी की सरफेस का शेप निकाल सकते हो। ये बात है, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ पे ये हो गई, इनफैक्ट मेन बात तो अपनी हो गई कि अगर एक रोटेटिंग कंटेनर है तो उसके अंदर जो पानी की सरफेस बनेगी उसका शेप क्या होगा। और एक छोटा सा पॉइंट और देख लो, पिछले पेज पे ही चलते हैं। इनफैक्ट छोटा सा पॉइंट बस इतना और देख लेते हैं कि अगर मान लो सपोज आपको एक जनरल पॉइंट के ऊपर प्रेशर चाहिए। याद करो, ये सारा का सारा जो खेल अभी हम देख रहे हैं ये सब अभी हम प्रेशर कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। फोर्स कैलकुलेट करने के ऊपर बाद में अभी हम आएंगे और, लेकिन अगर मान लो सपोज इसी में अगर आपको ये चाहिए कि ये जो कंटेनर था अपना ये वाला पूरा सिस्टम, इस कंटेनर के अंदर एक जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई के ऊपर प्रेशर कितना है, तो आप देख लो आराम से आप प्रेशर निकाल सकते हो। यू कैन सी कि अगर मान लो मैं कुछ इस तरह का पॉइंट ले लेता हूँ, यू वाई एक्सेस अभी ऊपर है तो यू विल सी कि ये पॉइंट ले लेता हूँ, इसका ये है मान लो एक्स कोऑर्डिनेट, और अब ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये एक तरीके से माइनस वाई हो जाएगा वैसे तो। और अगर मुझे यहाँ पे ये चाहिए कि इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना है, तो आई कैन वेरी इजीली से दिस कि अब इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए मैं दो स्टेप्स लगाऊंगा। पॉइंट ए से पहले नीचे आऊँगा, नीचे आने के बाद बाहर जाऊँगा एंड आई विल रीच दिस फाइनल पॉइंट। तो अगर मेरे को ये ग्रीन वाले पॉइंट के ऊपर प्रेशर चाहिए, टोटल प्रेशर चाहिए, तो यू कैन सी कि अगर ए से मैं पहले वर्टिकली नीचे आता हूँ, कितना नीचे आ रहा हूँ, ये हाइट एच नीचे आ रहा हूँ एक तरीके से। तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओरिजिनली था ए के ऊपर, और उसमें कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, रो जी मल्टीप्लाइड बाय एच, और एच मतलब माइनस वाई। ठीक है, प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आपको चाहिए तो आप इस डिस्टेंस को एच बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यू कैन इजीली सी कि अगर मान लो ये डिस्टेंस लेट अस से 2 मिलीमीटर है, तो इसका y कोऑर्डिनेट -2 मिलीमीटर होगा, तो वो माइनस इस y के अंदर ऑलरेडी छुपा है और उसमें एक माइनस मिला दोगे तो वो प्लस ही हो जाएगा। तो जो साइन हमने लिखा है यहाँ पे, ये साइन बिल्कुल सही है, और ये आपको प्रेशर मिल जाएगा। अगर इस पॉइंट को कुछ बोल ही देते हैं, इस पॉइंट को लेट अस से इस पॉइंट को डी बोल देते हैं, तो डी के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये प्रेशर आ जाएगा। और उसके बाद जो फाइनल पॉइंट है इसको ई बोल देते हैं। अगर ई चाहिए तो डी से ई अगर आप जाओगे तो वही रोटेशन वाला प्रेशर और बढ़ेगा। तो प्रेशर एट ई विल बी इक्वल टू प्रेशर एट डी प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये तो बड़ा काम का फॉर्मूला है, इसको जरूर याद रखना, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यू कैन इजीली सी कि आप सब कुछ कंबाइन कर देते हो तो ई पॉइंट के ऊपर जो फाइनल प्रेशर है वो हो जाएगा पी नॉट माइनस रो जी वाई प्लस हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपके पास फाइनली प्रेशर आ जाएगा एट अ पॉइंट ई। और ई का मतलब क्या है, एक जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई के ऊपर ये फाइनली अपने पास प्रेशर आ जाएगा। तो हमने देख लो दोनों चीज़ें निकाल ली। रोटेटिंग कंटेनर था, रोटेटिंग कंटेनर के अंदर पानी का शेप बड़ा अजीब सा होता था, तो हमने सबसे पहले तो उस शेप की इक्वेशन निकाली, दैट वाज द मेन थिंग। और फर्स्ट मेथड से अगर आप जाओगे तो फर्स्ट मेथड इज द इजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे बाय विच यू कैन कैलकुलेट प्रेशर एट अ जनरल पॉइंट ई लाइक दिस। तो ये दोनों चीज़ें तो हमने अभी निकालनी है, और आगे चल के जब हम फोर्स कैलकुलेशन पे आएंगे तो हम इसमें और थोड़ा सा और पीएचडी करने वाले हैं, बिकॉज यू कैन सी हम इसमें बहुत सारी चीज़ें और निकालेंगे। उसमें हम ये भी निकाल सकते हैं कि जो कंटेनर का बॉटम है, सी जब तक कंटेनर को रोटेट नहीं कर रहे थे तो बॉटम के ऊपर प्रेशर रो जी एच था और फोर्स लग रहा था रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई एरिया। आगे चल के हम निकालेंगे कि अगर ये प्रेशर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह अलग अलग है तो कंटेनर के बॉटम के ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा, दिस दैट, बहुत सारी चीज़ें भी हम इसमें और निकालेंगे, बट वो सारी चीज़ें हम निकालेंगे जब हम फोर्स कैलकुलेशन पे आएंगे। अभी सबसे पहले हमने एक बेसिक कोर आइडिया देख लिया है कि प्रेशर और कर्व का सरफेस, जो पानी का सरफेस बना है उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी तक हमने देख ली हैं।
ओके, चलो आगे चलते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं इस रोटेटिंग लिक्विड वाले कंसेप्ट के ऊपर। सी, क्वेश्चन इस तरह से है कि मेरे पास एक यू शेप्ड का ट्यूब है और इसके अंदर मान लो सपोज मैंने पानी भर रखा है, लेट अस से इस तरीके से पानी भरा है। इनिशियली एवरीथिंग वाज स्टेशनरी और इसके अंदर जो पानी मैंने भरा था वो इस लेवल तक भर दिया था यूँ। मान लो सपोज ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट एच तक मैंने पानी भर दिया था इनिशियली। जब स्टेशनरी रहेगा तब तक आप देख लो ये दोनों साइड पे जो पानी है वो सेम लेवल पे रहेगा एंड सो ऑन। फिर उसके बाद मैं आता हूँ और मुझे फिजिक्स की प्रॉब्लम बनानी है, तो मैं क्या करता हूँ, इस यूट्यूब को इसके एक आर्म के अबाउट रोटेट करना शुरू करता हूँ। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि ये आर्म अगर है तो इस आर्म के अबाउट मैं इसको रोटेट करना शुरू करता हूँ, ऐसे यूँ रोटेट कर रहा हूँ इसको एंगुलर स्पीड ओमेगा से। और फाइनली लिक्विड अपनी जगह जब सेटल हो जाएगा उस समय अपने को ये निकालना है कि दोनों साइड पे जो लिक्विड का लेवल होगा, लुक केयरफुली, इधर लेवल थोड़ा सा नीचे जाएगा, इधर थोड़ा सा ऊपर जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो क्वेश्चन ये कि एक फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा अटेन करने के बाद, सारी चीज़ें सेटल डाउन होने के बाद, ये दोनों साइड पे पानी का जो लेवल होगा, इस लेवल में दोनों जगह डिफरेंस कितना होगा, ये डेल्टा एच कितना होगा, ये अपने को निकालना है। ये अपना टारगेट है कि ये डेल्टा एच निकालना है। जो डेटा चाहिए वो सब मैं दे देता हूँ आपको, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। जो पाइप्स हैं ये बहुत थिन है, इनकी थिकनेस वगैरह जो भी है आप इसे नेग्लेक्ट कर दो। ये जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल वाला जो ट्यूब है इसकी लेंथ है मान लो L। पानी की डेंसिटी, अर्थ की ग्रेविटी इत्यादि इत्यादि जो चीज़ें चाहिए वो सब अपने को दी हैं। और क्वेश्चन ये कि फाइनली ये दोनों लेवल्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा, ये अपने को निकालना है। नाउ क्या करेंगे देख लो, यू कैन ईजिली सी कि अगर मान लो सपोज ये पाइप नहीं होता, पाइप की बजाय अगर ऐसा होता कि ये पूरा का पूरा एक कंटेनर होता, तो यू कैन ईजिली सी कि यहाँ पे पैराबोलिक शेप बनता। और पैराबोलिक शेप की हमें इक्वेशन वगैरह सब पता है। अब मान लो सपोज हम प्रॉब्लम को स्टार्ट ऐसे करते ही नहीं, हम यूट्यूब से स्टार्ट ही नहीं करते हैं। हम मान लो सपोज एक पाइप, हम पूरा का पूरा कंटेनर लेते हैं, कंटेनर को घुमा के पैराबोला बना देते हैं और उसके बाद उसके अंदर अगर मान लो मैं इस तरह का पाइप लगा देता हूं, तो यू कैन सी कि पाइप को रखने ना रखने, लगाने हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो पैराबोला के दोनों पॉइंट्स के बीच में हाइट का डिफरेंस होता था, वही डिफरेंस यहाँ पे पानी के दोनों लेवल्स के बीच में आएगा। तो ये सिमिली अगर आप बिठा दो तो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ओरली सॉल्व हो जाती है। यू कैन इजीली सी कुछ बचेगा ही नहीं प्रॉब्लम में। बिकॉज अब अगर आपको मान लो सपोज ये हाइट का डिफरेंस चाहिए, तो आप देख लो कि ये जो पैराबोला बनता है, हमें इसकी इक्वेशन पता है, y इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर बाय जी इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, इक्वेशन मैंने ऑप्शनल बोली थी, तो अगर आपने याद कर लिया है तो डायरेक्टली यूज कर लो। लेकिन अगर आपका प्लान है कि यार याद नहीं करूंगा, एग्जाम में डिराइव करूंगा, तो ध्यान रखना, अगर एग्जाम में डिराइव करोगे तो अभी तुरंत वीडियो को पॉज करो और पॉज करके फटाफट आप डिराइव कर लो। बिकॉज ऐसा बिल्कुल मत करना कभी भी कि आप एग्जाम में जिस चीज़ को याद नहीं करके जाने वाले हो, उस फॉर्मूले को आप लेक्चर्स देखते टाइम या खुद प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हो, उसको किसी पेपर पे आपने लिख लिया और उसको देख देख के यूज़ कर रहे हो, ये मत करना कभी भी। बिकॉज अगर आप याद करने वाले हो तो अभी याद कर लो, और अगर नहीं याद करने वाले हो तो उसको हर बार जब भी यूज़ होगा, हर बार आप उसको डिराइव करके यूज़ करोगे, ताकि एग्जाम में फिर कुछ धोखा नहीं होना चाहिए। एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी आदत है नहीं डिराइव करने की एंड सडनली यू आर स्टक इन दैट। सो देयरफॉर जो भी आप करने वाले हो वो आप कर लो अपने हिसाब से, और पैराबोला की इक्वेशन लिख लो। और अब आप देख लो इसमें यू कैन इजीली सी कि y की वैल्यू यहाँ पे आप देख लो कि इस प्रॉब्लम में x इज नथिंग बट l। तो अगर x की जगह l डाल देते हो तो y हो जाता है आपके पास हाफ ओमेगा स्क्वायर बाय जी इंटू एल स्क्वायर। और हमें तो डेल्टा एच निकालना था, बट आप ध्यान से देखो कि डेल्टा एच ही आ चुका है। बिकॉज यू कैन सी कि ओरिजिन यही होता था और इसके रिस्पेक्ट में जो ये हाइट होती थी इसी को हम y बोलते थे। तो जो हमारा y होता था वही अल्टीमेटली डेल्टा एच था जो प्रॉब्लम में पूछा गया था। एंड यू कैन इजीली सी, ये आराम से आप निकाल सकते हो ऐसे। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। इस तरीके से यू कैन सी कि आप छोटे मोटे आइडियाज़ यूज़ कर सकते हो। अगर फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज डिराइव करने में आप चाहो तो 10-20 सेकंड लग जाएंगे, वो भी कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक हमने ये देखा है कि अगर कोई रोटेटिंग लिक्विड है, पैराबोलिक शेप बनता है, तो वो पैराबोलिक शेप के प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव सीन टिल दिस पॉइंट।